ये जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम है, उसे उन लोगों से कैसे बचाया जाता है जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं? कभी सोचा इस बारे में? खैर, आज हम IFSCA के जो पावरफुल गाइडलाइंस हैं, उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो नियम है जो आप समझिए मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करते हैं। और देखिए, हम यहाँ कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सोर्स पर जा रहे हैं। ये है NISM IFSCA की ऑफिशियल प्लेबुक, और हम इसका चैप्टर 5 खोल रहे हैं, जो इन सारे नियमों का समझिए दिल है। ये देखने के लिए कि ये असल में हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ कैसे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दांव पर आखिर लगा क्या है, मतलब ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स होते क्या हैं। फिर हम मिलेंगे फ्रंट लाइन पर खड़े डिफेंडर से, जिन्हें गेट कीपर्स कहते हैं। उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे, यानी रिस्क बेस्ड अप्रोच, और देखेंगे कि जब कोई खतरे की घंटी बजती है तो वो करते क्या हैं। और आखिर में हम उस किले के बारे में जानेंगे जो उन्हें अपनी कंपनियों के अंदर बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े मैग्नेट के बारे में, एक ऐसा चुंबक जो दुनिया के कोने कोने से पैसा अपनी तरफ खींच रहा हो। बस यही है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ उतना ही बड़ा रिस्क भी आता है। देखिए, जब इतना सारा पैसा एक जगह जमा होता है तो जाहिर है ये उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचता है जो गलत तरीकों से काम करना चाहते हैं, जो अपने काले धन को सफेद बनाने की फिराक में रहते हैं। और बस यहीं पर IFSCA की गाइडलाइंस काम आती हैं। ये इस हाई स्टेक्स गेम की रूल बुक है, जो ये पक्का करती हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम साफ सुथरा और सेफ बना रहे। तो सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल किले की रखवाली कौन कर रहा है? इन्हें ही कहते हैं गेट कीपर्स। ये वो लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इस खेल में सिर्फ सही खिलाड़ी ही अंदर आएं। चलिए जानते हैं ये कौन है। तो इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है रेगुलेटेड एंटिटी। अब ये क्या है? इसे आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह समझ सकते हैं। कोई बैंक, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म, कोई ब्रोकर, जिसे IFSC में काम करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। ये सिर्फ अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये इस सिस्टम के गार्डियन हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ कायदे से हो। और इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है। उन्हें एक बिल्कुल सॉलिड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी बनानी होती है। उन्हें अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से जानना समझना होता है। और सबसे खास बात यह है, ये जिम्मेदारी किसी एक डिपार्टमेंट पर आकर खत्म नहीं हो जाती, ये सीधा टॉप मैनेजमेंट तक जाती है। ये जो कोट है, ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ करती हैं कि जिम्मेदारी सबसे ऊपर बैठे लोगों की है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक मजबूत कंप्लायंस कल्चर हमेशा ऊपर से ही शुरू होता है। जब लीडरशिप कमिटेड होती है तो पूरी कंपनी उसे फॉलो करती है और एक तरह से एक ह्यूमन शील्ड बन जाती है जो गलत एक्टिविटीज को रोकती है। तो अब सवाल आता है कि ये गेट कीपर्स अपना काम करते कैसे हैं? देखिए, वो आंखें बंद करके बस नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो एक स्मार्ट, एक अडेप्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आज के इस तेजी से बदलते फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए ही बनी है। यहाँ मेन आइडिया ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलता। सोचिए, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट फर्म के जो रिस्क होंगे वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंक के रिस्क से बिल्कुल अलग होंगे। इसीलिए गाइडलाइंस एक रिस्क बेस्ड अप्रोच पर जोर देती है। मतलब सीधी सी बात है, कोई अपनी साइकिल की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा किला तो नहीं बनाएगा, है ना? आप अपनी सुरक्षा को उस चीज के हिसाब से तय करते हैं जिसकी आप हिफाजत कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोसेस 3 पावरफुल स्टेप्स में बट जाता है। स्टेप 1, अपने दुश्मन को पहचानो, यानी आपके बिजनेस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खास रिस्क क्या हैं, उन्हें पहचानो। स्टेप 2, अपनी ढाल तैयार करो, यानी उन रिस्क्स को रोकने के लिए पॉलिसी और कंट्रोल्स लागू करो। और स्टेप 3, सब कुछ लिखकर रखो, यानी पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो ताकि सब क्लियर रहे और जवाबदेही बनी रहे। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना। सिर्फ ये कह देना तो काफ़ी नहीं है कि हम रिस्क का पता लगाएंगे। तो वो असल में देखते क्या हैं, किन चीज़ों पर नज़र रखते हैं? और गाइडलाइंस इस मामले में उन्हें अंधेरे में नहीं छोड़ती, वो एक पूरी डीप जांच की बात करती हैं। वो अपने कस्टमर्स को परखते हैं, क्या वो कोई छोटे बिजनेस के मालिक हैं या कोई बहुत अमीर इंसान। वो ज्योग्राफी देखते हैं, क्या वो एक स्टेबल देश में काम कर रहे हैं या किसी हाई रिस्क वाली जगह पर।
वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को भी जांचते हैं। क्या एक सिंपल सेविंग्स अकाउंट ज़्यादा रिस्की है या फिर कोई नया कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? ये एक तरह से फाइनेंशियल जासूसी का काम है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर कि जब इस रिस्क असेसमेंट के दौरान कुछ गड़बड़, कुछ संदिग्ध मिलता है तो क्या होता है? असली एक्शन यहीं से शुरू होता है। तो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आखिर दिखता कैसा है? इसे आप एक पजल के उस टुकड़े की तरह समझिए जो कहीं फिट ही नहीं हो रहा। ये कोई ऐसा लेन देन हो सकता है जिसका कोई लॉजिकल बिजनेस कारण ना हो, जो ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसमें किसी क्राइम की बू आ रही हो। ये एक रेड फ्लैग है जिस पर ध्यान देना ही होगा। तो जब किसी एम्प्लॉई को वो रेड फ्लैग दिखता है तो वो करता क्या है? गाइडलाइंस इसके लिए एक साफ सुथरा 4 स्टेप का प्रोसेस बताती हैं। सबसे पहले उस अजीब सी एक्टिविटी को पकड़ो, फिर सवाल पूछना शुरू करो, उसके बाद पुराने रिकॉर्ड्स खंगालो, पिछली एक्टिविटीज को चेक करो और आखिर में एक जासूस की तरह सारे सुरागों को जोड़कर देखो कि क्या वाकई धुएं के पीछे आग है। और अगर वो ट्रांजैक्शन वाकई सस्पिशियस है तो कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। इसकी रिपोर्ट सीधी जाती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUND को। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा नियम है, खामोशी। सब कुछ पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि देखिए, क्रिमिनल्स को ये बता देना कि उन पर नज़र रखी जा रही है, ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद करने और उन्हें भागने का मौका देने का सबसे आसान तरीका है। और आखिर में इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ने के लिए हर गेटकीपर को अपनी कंपनी के अंदर ही अपना एक किला बनाना पड़ता है, एक मजबूत इंटरनल फ्रेमवर्क जो इन सभी प्रिंसिपल्स को असलियत में लागू करता है। चलिए देखते हैं कि इस मजबूत डिफेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है एक सॉलिड फाउंडेशन, यानी साफ साफ लिखी हुई पॉलिसीज जिसमें कोई कंफ्यूजन न हो। दूसरा, एक डेडिकेटेड वॉचडॉग, एक प्रिंसिपल ऑफिसर जो पूरे प्रोग्राम पर नजर रखे। तीसरा, एक स्ट्रेस टेस्ट, यानी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट जो सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढ निकाले। और चौथा, एक ट्रेन्ड आर्मी, यानी लगातार होने वाली ट्रेनिंग, ताकि हर एम्प्लॉय को अपनी जिम्मेदारी पता हो और वो रेड फ्लैग्स को पहचान सके। तो इन सारे नियमों और प्रोसीजर्स का निचोड़ क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। देखिए, आखिर में ये सिर्फ कुछ नियमों पर टिक लगाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये बात है भरोसे की, विश्वास बनाने की। जब कोई फाइनेंशियल सेंटर इस तरह के मजबूत स्टैंडर्ड्स अपनाता है तो वो दुनिया को एक पावरफुल मैसेज देता है, हम बिजनेस के लिए खुले हैं लेकिन गलत काम के लिए बंद हैं। हर वो सेंटर जो इन नियमों को मानता है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने वाली एक बहुत बड़ी चेन की कड़ी बन जाता है। और किसी भी चेन की तरह ये भी उतनी ही मजबूत होती है जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी। और यहीं पर हमारे सामने भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे क्रिमिनल्स ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये नियम खुद को कैसे अपडेट रखेंगे? ये गेटकीपर्स हमेशा एक कदम आगे कैसे रह सकते हैं? ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है और इसका नतीजा पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी, उसकी